हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एच डिटेल्स। तो आप आज हम कवर कर रहे हैं एसए 210 की क्विक लास्ट डे रिवीजन जो आप एग्जाम से पहले पहले कर सकते हो। अब इस रिवीजन वीडियो में मैंने कोई भी कंसेप्ट डिटेल में नहीं बताई है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवीजन इज सिंपली अ क्विक रिकैप नीडेड बिफोर द एग्जाम। अगर आपको थोड़ी सी डिटेल्ड रिवीजन चाहिए तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। रिवीजन प्लेलिस्ट नाम की एक प्लेलिस्ट है। और अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप ऐसे कंसेप्ट्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप विजिट कर सकते हो फॉर कंसेप्ट वाइज वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पे सेम पीपीटीज यूज किए हैं जो मैंने रिवीजन वाले वीडियोस में भी यूज किए थे। इसलिए नहीं ताकि मेरा काम कम हो जाए, बट बिकॉज सेम विजुअल्स देने की वजह से आपका रिटेंशन अच्छा रहेगा। अगर आप सपोज कंसेप्ट देख लेते हो सेम विजुअल्स के साथ, फिर आप एक वीक बाद अगर रिविजन डिटेल्ड रिविजन देखते हो विद द सेम विजुअल्स एंड अगेन वन डे बिफोर एग्जाम अगर आप सेम विजुअल्स रिपीट करते हो तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिविजन। अब जब ऑडिटर कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, न्यू ऑडिट एक्सेप्ट करेगा या फिर कोई भी रिकरिंग ऑडिट कंटिन्यू करेगा, तब ऑडिटर पहले क्या देखेगा? ही विल सी इफ द प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट। और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। दोनों के बीच में ही टर्म्स एग्री हो रहे हैं, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच में, तो इसलिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है एंड प्री कंडीशंस आर अ मस्ट। अगर वो प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो पहले आपने डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ। उससे भी कुछ नहीं हो रहा डिस्कशन से, तो आप देखना है कि इफ़ यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, बिकॉज आपको वो ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है, बट उससे पहले आपको लॉ में देखना है कि इफ़ यू कैन विड्रॉ। तो हमेशा जब भी आप विड्रॉ करोगे आपको पहले लॉ से पूछ के करना है, ठीक है? ओके, सो नाउ व्हाट आर द प्री कंडीशंस। पहली प्री कंडीशंस ये है कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या। एफआरएफ मतलब क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एग्जाम में एफआरएफ नहीं लिख के आना है, यू हैव टू राइट एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो एक्सेप्टेबल है क्या? फिर क्या है? फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे। इफ मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, पहला है ऑब्वियसली प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद AFRF जो हमने पहले ही देखा है, इफ इट इज एक्सेप्टेबल, तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बना रहा है उसको उसने देखना है कि इफ दोज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बाद फ्रॉड और एरर वाला भी फॉलो करता है ये सेंटेंस। तो इसके लिए क्या लगता है? इसके लिए लगता है इंटरनल कंट्रोल। तो मैनेजमेंट ने क्या करना है? सिर्फ प्रिपेयर नहीं करने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर AFRF, उसने ये भी देखना है कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी है वो है क्या। ओके, एंड ये जो भी कुछ बनाया है वो उसने ऑडिटर को देना भी चाहिए क्योंकि ऑडिट करने जा रहे हैं हम। तो ऑडिटर को क्या क्या देना चाहिए? जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को रिलेवेंट लगता है वो सारा इंफॉर्मेशन उसका एक्सेस ऑडिटर को चाहिए। फिर अगर ऑडिटर ऑडिट करते करते उसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है तो ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट ने उसने वो भी देना चाहिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एंड देन सारा इन्फॉर्मेशन दे के आप ऑडिटर को एक कमरे में नहीं ना बिठा सकते कि ये लो इन्फॉर्मेशन सारा और कर लो ऑडिट, ऐसे नहीं हो सकता। उससे अगर बाहर जाके किसी के साथ इंक्वायरी करनी है विद इन द एंटिटी तो उसका भी वो पर्सन्स का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑडिटर को चाहिए। तो इसलिए अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम द ऑडिटर डिटरमाइंस इट नेसेसरी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो रिपीट करो, जितना रिपीट करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रह जाएगा। तो प्री कंडीशंस क्या क्या है? पहला है कि एफआरएफ जो है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो एक्सेप्टेबल है क्या। दूसरा, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट मान रहा है क्या, वो समझ रहा है क्या, which is for preparation of financial statements as per AFRF, and then internal control for making the financial statements free from material misstatements। और जो भी बनाया है वो ऑडिटर को देना चाहिए पूरा सारा, all information, additional information which auditor may request, and unrestricted access to persons within the entity from whom auditor determines it necessary to obtain the audit evidence। okay, now जो हम FRF देख रहे हैं उसका एक्सेप्टेबिलिटी देख रहे हैं जो हम प्री कंडीशन में, वो अगर एक्सेप्टेबल है या नहीं वो डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। ऐसे ही नहीं बोलेंगे हम मन से कि दिस इज एक्सेप्टेबल, कुछ फैक्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं। तो पहले जब भी आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिंट आएगी आप क्या देखोगे? कितना बड़ा बंच है ना। मीन्स आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड है या स्टैंड अलोन है, दैट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो पहले देखोगे। फिर आप पढ़ोगे एंटिटी का नाम, सही से एंटिटी वही फाइनेंशियल दिए कि आपको, वो आप पहले देखोगे एंटिटी का नाम, इसलिए आपको पता चलेगा उससे नेचर ऑफ द एंटिटी। देन आपको पता है आपने सीए की पढ़ाई की है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के उसकी एंटिटी देख के आपको पता है इससे कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है एज पर द लॉ। तो लॉ ने कौन सा प्रिस्क्राइब किया है एएफआरएफ वो आप देखोगे। एंड देन ये फाइनेंशियल्स कौन पढ़ने वाला है तो इसलिए पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखोगे।
अब जनरली AFRF में ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि रिलेवेंस, कंप्लीटनेस, न्यूट्रलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ओके, नाउ अगर ये FRF हमने देखा बट ये अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन ये प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन है, मतलब मान लो कोई लॉ रेगुलेशन बोल रहा है कैश बेसिस अकाउंटिंग कर लो, जो कि अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, तो ऐसी वाली अनएक्सेप्टेबल FRF वाली एंगेजमेंट आपको अगर एक्सेप्ट करनी है तो आपको कौन कौन से कंडीशंस देखने हैं। द फर्स्ट इज मैनेजमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, विच विल मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच विल नॉट मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग, है ना। तो मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर्स देना चाहिए और आपने क्या करना है, आपने अपने टर्म्स में ऐसे लिखना है कि मेरा जो रिपोर्ट होगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा, उसमें एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करूंगा। ओके, जिसकी वजह से यूजर्स का जो अटेंशन है वो एडिशनल डिस्क्लोजर्स की तरफ जाएगा जो मैनेजमेंट ने दिए है ऑलरेडी। तो आप भी अपने रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल के, एंड देन आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जैसे आप ओपिनियन जब एक्सप्रेस करते हो तो गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, ऐसे आप बातें करते हो। तो क्योंकि ये FRF जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए आप ऐसी बातें नहीं करोगे अपने रिपोर्ट में, लाइक you will not include these phrases such as give a true and fair view and present fairly in all material respects. अब अगर इनमें से कोई कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, इफ द अबाउ कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट एंड ऑडिटर इज स्टिल रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू अंडरटेक द ऑडिट एंगेजमेंट, तो क्या करना है, तो ऑडिटर ने इसका मिसलीडिंग नेचर का इफेक्ट इवेल्युएट करना है कितना होगा अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट पे, एंड देन इंक्लूड द अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू दिस मैटर इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये तो पहले तो मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं, फिर ऑडिटर ने क्या करना है, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है, एंड देन ऐसे वाले फ्रेजेस नहीं डालने हैं, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड ऑल वाले। अगर ये भी कंडीशंस नहीं है प्रेजेंट और फिर भी रिक्वायर्ड है टू अंडरटेक द ऑडिट एंगेजमेंट, देन आपने इफेक्ट देखना है मिसलीडिंग नेचर का और अप्रोप्रिएट उसका रेफरेंस देना है अपने टर्म्स में, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में। ओके, ना अब मैनेजमेंट के नाटक स्टार्ट हो गए। तो मैनेजमेंट और TCWG अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप डालते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपसे मना करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इफ दिस लिमिटेशन विल रिजल्ट इन ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ओपिनियन डिस्क्लेम हो जाएगा, तो इन दैट केस आपको ये ऑडिट एंगेजमेंट नहीं एक्सेप्ट करनी है। और जैसे मैंने बताया, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो एंगेजमेंट से, तो आपने पहले लॉ से पूछना है, तो इफ लॉ ने आपको परमिट किया तो यू कैन विड्रॉ फ्रॉम सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट। अब आते हैं चेंज इन टर्म्स, मतलब पहले तो सब कुछ ठीक था बट बाद में मैनेजमेंट आके बोलती है कि कुछ टर्म्स में चेंज करना है। तो इन दैट केस आपको क्या देखना है, पहले ये टर्म्स जो चेंज करने बोल रही है इसका कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या। अगर नहीं है रीजनेबल जस्टिफिकेशन तो यू शुड नॉट एग्री टू चेंज द टर्म्स। अगर मैनेजमेंट आके बोलती है कि जो भी आप ऑडिट कर रहे हो वो आप मत करो, इंस्टेड ऑफ दैट चेंज इट टू लोअर अश्योरेंस, हमें ज़्यादा कुछ अश्योरेंस नहीं चाहिए, रिव्यू करके फटाफट खत्म कर लो, इसमें भी आपको देखना है इफ देर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू डू सो। अगर वैसे आपको लग रहा है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो आप टर्म्स चेंज कर सकते हो। अगर आपने टर्म्स चेंज किए तो आप दोनों ने एग्री करने चाहिए वो टर्म्स अगेन, एंड यू हैव टू रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स इन द एंगेजमेंट लेटर। बट अगर ऐसे नहीं होता, ऑडिटर कैन नॉट एग्री टू चेंज क्योंकि रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, बट मैनेजमेंट क्या बोलता है, आप भी नहीं एग्री करो, मैं भी नहीं एग्री करा, आप वो ओरिजिनल ऑडिट आप नहीं कर सकते, जो भी चेंज है वही आपको करना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपने क्या करना है, आपने विड्रॉ करना है, सिंपली विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से, ओनली इफ द लॉ अलाउज। और फिर आपने शांति से नहीं जाना है, विड्रॉ करके शांति से बाहर नहीं जाना है, आपने बता के जाना है सबको मैनेजमेंट ने आपके साथ क्या किया है ना। जैसे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं कि आप उनको कुछ करो तो वो अपने मम्मी डैडी के पास जाके रोने लगते हैं कंप्लेंट करके, तो सिमिलरली आपको भी मैनेजमेंट की कंप्लेंट करनी है हायर अथॉरिटीज़ को। तो ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट भी आपको देखना है एंड विड्रॉ करना है। ओके, नाउ इफ रिक्वेस्टेड टू चेंज टू लोअर अश्योरेंस, मतलब पहले जो बताया गया था ऑडिट से रिव्यू कर लो, उसमें रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी था, तो इसलिए आपने वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, चेंज एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, तो जो भी आप काम परफॉर्म करोगे इससे आगे, द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, और जो भी रिपोर्ट आप इशू करोगे इससे आगे, द रिपोर्ट टू बी इशूड वुड बी दोज अप्रोप्रिएट टू द रिवाइज्ड एंगेजमेंट। ऑब्वियसली रिव्यू कर रहे हो तो रिव्यू के रिलेटेड ही रिपोर्ट आप इशू करोगे। और रिपोर्ट में आपने क्या क्या चीज़ें नहीं रेफरेंस देना है उसको, तो जो भी ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट आपकी थी उसका रेफरेंस वो रिपोर्ट में नहीं लाना है, और कोई भी ऐसी प्रोसीजर जो आपने ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट में परफॉर्म की है तो उसका भी रेफरेंस आपने नहीं डालना है। बट एक्सेप्शन यहाँ पे वो है कि अगर आपकी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के केसेस में वेयर एक्सेप्ट वेयर द ऑडिट एंगेजमेंट इज चेंज टू एन एंगेजमेंट टू अंडरटेक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड दस द रेफरेंस टू द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। अगर वो नॉर्मल पार्ट ही है
प्रोसीजर को मेंशन करना, इन दैट केस यू कैन मेंशन, बट अदरवाइज आपने ऐसी कोई भी प्रोसीजर मेंशन नहीं करनी है जो आपने ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट में परफॉर्म की है। ओके, नाउ एंगेजमेंट लेटर मतलब क्या है? इट इज़ अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑब्वियसली ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, फिर उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? तो मेन पार्ट्स है कि एक आप ऑडिट करे इसलिए आप उसको ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट आप बताओगे मैनेजमेंट को। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की आएगी, ऑडिटर की एंड मैनेजमेंट की। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके ऊपर बन रहे हैं वो AFRF जो है, इसको आप आइडेंटिफाई करोगे, और आपका जो मेन काम है रिपोर्ट इशू करने का, आप उसका रेफरेंस भी बताओगे, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, और फिर ये भी बताओगे कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये एक्सपेक्टेड फॉर्म से डिफर भी कर सकता है हमारा रिपोर्ट, जैसे कि क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन के केसेस में। अब ये तो मेन कंटेंट्स हो गए, बट कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं मतलब जो उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बताया स्टैंडर्ड में, तो वो भी देखते हैं। वो हमने फर्नीचर शॉप का एग्जांपल लेके यूज़ किया था हमने, तो वो आप कंसेप्ट वाले वीडियो में या फिर रिवीजन वाले वीडियो में देख सकते हो। तो क्या क्या होना चाहिए? पहले तो स्कोप का इलेबोरेशन होना चाहिए, इलेबोरेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। फिर फीस के बारे में डिस्कस कर लो। उसके बाद जो भी आप एंगेजमेंट लेटर दे रहे हो मैनेजमेंट को, उसने मैनेजमेंट ने उसका रिसीट एक्नॉलेज करना चाहिए कि उनको वो मिल गया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। उसके बाद मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारी होती है कि उसने रिटन रिप्रेजेंटेशंस आपको प्रोवाइड करना है वेरेवर नेसेसरी, तो वो भी आपने इंक्लूड कर दिया उसमें। फिर ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर्स, तो वो भी आपने लिख दिया उसमें। अगेन ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स छूट सकते हैं, इन दैट केस आपने वो भी मेंशन किया एंगेजमेंट लेटर में। अब आप बताओगे कि आपने वो ऑडिट आप कैसे प्लान कर रहे हो, कैसे परफॉर्म करने का सोच रहे हो, तो वो अरेंजमेंट्स आपने बता दिया। फिर उनको बता दिया कि पीयर रिव्यू भी हो सकता है कभी कभी। अब ऑडिट करने के लिए मेक अवेलेबल द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी आपने बताया, और आपने बताया मैनेजमेंट को कि इन्फॉर्म द ऑडिटर ऑफ द facts affecting the financial statements which management becomes aware during the period from the date of auditor's report to the date of financial statements are issued। इसके बीच में जो जो भी ऐसी चीज़ें होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकती है, तो वो आप इन्फॉर्म कर लो ऑडिटर को। अब व्हेन रिलेवेंट क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो ये सब के इन्वॉल्वमेंट्स मतलब अदर ऑडिटर्स के, एक्सपर्ट्स के, इंटरनल ऑडिटर्स के, प्रेडिसेसर ऑडिटर के अगर आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो तो वो आप बता दो मैनेजमेंट को। फिर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर्स लायबिलिटी है तो वो बता दो। आपके बीच में अगर कोई फर्दर एग्रीमेंट्स होते हैं तो वो भी आप बता दो, एंड ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ओके, नाउ अब ये एंगेजमेंट लेटर हर बार इशू करना पड़ेगा क्या? हर साल इशू करना पड़ेगा क्या इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट? तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के बीच में, मैनेजमेंट और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऐसे आपको लगता है तो आप सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू कर सकते हो। फिर अगर कोई ज़्यादा टर्म्स आ गए, रिवाइज्ड हो गए, कुछ टर्म्स, स्पेशल टर्म्स इंक्लूड हो गए एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट में, इन दैट केस यू कैन इशू द सेपरेट एंगेजमेंट लेटर। फिर चेंजेस कौन कौन से आते हैं? तो एक तो सीनियर मैनेजमेंट जो कंपनी में काम कर रहा है, फिर ओनर्स जिनके पास कंपनी है वो ओनर्स में चेंज आ गया, फिर कंपनी में ही चेंज आ गया जैसे नेचर और साइज ऑफ बिजनेस। फिर कंपनी जिस लॉज के बेसिस पे चलती है वो लॉज में चेंजेस आ गए, तो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हो गए। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस बेसिस पे बनते हैं वो FRF ही चेंज हो गया, एंड देन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिटर। इसमें अगर चेंजेस आते हैं और ये फैक्टर्स होते हैं तो आपको सोचना है कि आपको सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू करना है क्या। ओके, नाउ ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स मतलब पेरेंट कंपनी का ऑडिटर और सब्सिडरी का ऑडिटर वो एक ही है। तो व्हेन द ऑडिटर ऑफ अ पेरेंट कंपनी इज आल्सो द ऑडिटर ऑफ अ कंपोनेंट, द फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द डिसीजन वेदर टू सेंड अ सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर टू द कंपोनेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो पहले आपको देखना है कंपोनेंट ऑडिटर किसने अपॉइंट किया है, वो अपॉइंट्स द कंपोनेंट ऑडिटर। फिर क्या है कि आपको सेपरेट ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करने की ज़रूरत है क्या टू दैट कंपोनेंट, जो आपका मेन काम है, ठीक है। देन अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट, अगेन लॉ गया बीच में, तो लीगल रिक्वायरमेंट कोई ऐसे आपको मैंडेट करती है क्या सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू करने के लिए। फिर आपको ओनरशिप देखनी है, पेरेंट कितना ओन करा है कंपोनेंट में। और ओनरशिप का तो ठीक है, बट वो कंपोनेंट एक्चुअली पूछ रहा है क्या पेरेंट को, तो इसलिए आपको डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी वो भी आपको देखना है। तो ये 5 फैक्टर्स आपको देखने हैं इन रिगार्ड्स टू issuing the separate audit engagement letter to the component. Okay, now the last point is अब आपका जो रिपोर्ट करने का मेन काम है, उस केसेस में कोई लॉ रेगुलेशन ऐसे प्रिस्क्राइब कर सकता है कि जो लेआउट और वर्डिंग आपके रिपोर्ट का है एज पर द एसेज होना चाहिए, बट कोई एक लॉ रेगुलेशन बोलता है कि नहीं, आप एसेज फॉलो मत करो, आप सिग्निफिकेंटली कुछ डिफरेंट ही इशू कर दो इंस्टेड ऑफ द व्हाट इज मेंशन्ड इन द
essays. The law or regulation prescribes the layout or wording of the auditor's report significantly different from the requirements of the essays. In such circumstances, the auditor shall evaluate whether users might misunderstand the assurance obtained from the audit of financial statements. तो users को misunderstanding कुछ होगी क्या ऐसे रिपोर्ट से, वो आपको देखना है. अगर होगी ऐसे आपको लग रहा है तो आपने एडिशनल एक्सप्लेनेशन देना है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट विच कैन मिटिगेट द पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग. लेकिन अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन से भी कुछ काम नहीं हो रहा है, वो मिटिगेट ही नहीं हो रहा है, जो पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है वो, तो इन दैट केस आपके पास जो पॉइंट है वो आपने एक्सेप्ट ही नहीं करनी है ऑडिट एंगेजमेंट, अगेन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन. बट लॉ रेगुलेशन आपको मना करता है, वो बोलता है कि आपको ये ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी ही है. तो आपको पता है कि ये तो एसएस के साथ कंप्लाई नहीं कर रही है, तो इसलिए अकॉर्डिंगली द ऑडिटर शैल नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द ऑडिट हैविंग बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसएस. मतलब ऐसे बोलना ही नहीं है आपको कि मैंने एसएस के अकॉर्डिंगली ऑडिट किया है. ठीक है, तो पहले देखो कि यूजर मिसअंडरस्टैंड करेंगे क्या रिपोर्ट को. अगर करेंगे तो एडिशनल एक्सप्लेनेशन डाल दो. अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन से भी कुछ काम नहीं हो रहा है तो एंगेजमेंट मत एक्सेप्ट करो इफ रिक्वायर्ड बाय अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ. बट लॉ बोलता है कि करना ही है तो आपने एसएस का रेफरेंस उसमें नहीं देना है. Yes, so this was the quick revision of Essay 210. So also on this channel I am posting daily videos where we are covering the concepts in which we don't make the long boring videos but the precise concept wise videos. The questions from RTPs, MTPs, past exam and more such extra questions are also covered, and the answers here are discussed as per the ICAI marking system. So do visit the channel and see you in the next video. Till then, bye bye.